Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, good morning and assalamu alaikum. Hope you will be fine. This is chapter 5 of first year about angular and circular motion. In today's lecture, we will discuss satellite, types of satellites, how satellites are being launched, and what role does satellite play in our daily life, how our life is being revolutionized by satellites. So these will be the discussion of today's lectures. प्यारे तलबा, आज के इस लेक्चर में हम सैटेलाइट्स, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट को ऊपर भेजा कैसे जाता है, सैटेलाइट रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, ज़िंदगी में कैसे इनकलाब लाए, वो हम डिस्कस करेंगे. Now come to satellite. What a satellite is. Any smaller object that is revolving around a bigger object because of the influence of the bigger object is called satellite of the bigger object. Any smaller object that is revolving around a bigger object because of the influence of the bigger object is called satellite of the bigger object. In general, satellite क्या होता है? अगर कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के गिर्द घूमती है, बड़ी चीज़ की इफ़ेक्ट की वजह से, तो वो छोटी घूमने वाली चीज़ जो कि बड़ी चीज़ के गिर्द घूमती है, उसको उस बड़ी चीज़ का सैटेलाइट कहते हैं. Satellites are of two types. One natural satellites and man-made or artificial satellite. Satellites के दो अक़साम हैं, एक कुदरती सैटेलाइट और दूसरा इंसान का बनाया हुआ सैटेलाइट जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं. Come to natural satellites. What natural satellites are? So in nature you see that a smaller object is revolving around a massive object. Then they are called natural satellite. For example, electron is revolving around the nucleus. So electron is the natural satellite of the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं और इलेक्ट्रॉन से हम न्यूक्लियस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं. सिमिलरली, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो अर्थ इज द natural satellite of the sun. Moon is revolving around the earth because of the gravitational effect. So moon is the natural satellite of the earth. So these are the types of natural satellite. What natural satellite means: things that are revolving in nature by itself around a bigger objects are called natural satellite. Now come to artificial satellites.
what artificial satellites are. Man-made satellites revolving around the earth are called artificial satellite. They are used for telecommunication services, weather forecasting, surveillance purposes, pollution detector, global positioning system, which we call GPS and is in common use. आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट्स हैं, मोस्टली अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, और भी बनाए, लेकिन हम अर्थ के गिर्द रिवॉल्विंग सैटेलाइट का नाम लेंगे। ये सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, आप देख रहे हैं टेलीविज़न पे नशरियात ट्रांसमिट होते हैं और हमारे घरों में रिसीविंग एंटीना उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। नीचे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन जाती है सैटेलाइट में, सैटेलाइट उसको एम्पलीफाई करके नीचे भेज देती हैं, जो कि जिन जिन एरिया तक या जहाँ तक उसका हदूद होता है वहाँ तक ये वेव्स पहुँचती हैं और वहाँ पर नशरियात देखी जाती हैं। वेदर फोरकास्टिंग के लिए जिस तरह जहाज़ वगैरह जो हैं आते हैं, तो उसको पहले से कहा जाता है कि वेदर ठीक है, आप उतर सकते हैं, वेदर ख़राब है, आप नहीं उतर सकते, बारिश होगी नहीं होगी, और फॉग की स्ट्रेंथ कितनी है, ये तमाम चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को सर्विलेंस पर्पसेस के लिए, आजकल जंगी वगैरह हरकत को, सकनात को देखने के लिए या किसी की जासूसी के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सैटेलाइट को इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए, यानी आप कहाँ पर हैं, आपकी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है एंड उसमें GPS है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, मोबाइल में आप मैप ऑन कर दो तो आपको गाइड भी करता है कि फ़लानी जगह कहाँ है, फ़लानी जगह कहाँ है, तो आपको प्रॉपरली उस चीज़ का पोजीशन भी बताता है। सो विदाउट आस्किंग एनीबॉडी यू आर बीइंग गाइडेड बाय द वेव्स ऑफ द सैटेलाइट। तो प्रॉपर पोजीशनिंग के लिए होती है। सो दो टाइप का सैटेलाइट्स हो गया आपके पास, एक है नेचुरल सैटेलाइट यानी कुदरती सैटेलाइट जो कुदरत की फोर्सेस की वजह से किसी बॉडी के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, इसको नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है न्यूक्लियस का, अर्थ जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है सन का, मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है इंसान ने अपनी मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, मुख्तलिफ़ ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो सैटेलाइट बनाई हैं, उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। So these are the type of the satellites. Now come to expression for the orbital speed of the satellite. Before we go there, how satellites are being launched? Satellite को launch किस तरह किया जाता है? Satellites are being launched with the help of a rocket to a particular position. The orbit is properly defined for it, and fuel is injected into the satellite according to the height of the orbit from the center of the earth. सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए रॉकेट को इस्तेमाल किया जाता है और रॉकेट इसको प्रॉपर जगह पे ले जाने के बाद हॉरिजॉन्टली छोड़ देता है। अब आपकी हॉरिजॉन्टल छोड़ने का मतलब ये होता है, जब हॉरिजॉन्टल छोड़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है उसका। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन का, तो वो फोर्स बॉडी को गोल दायरे में घुमाता है। सो सैटेलाइट को रॉकेट के ज़रिए से उठाया जाता है, रॉकेट में प्रॉपर फ्यूल डाला जाता है ताकि उसको उसी जगह पे, यानी ये 2000 किलोमीटर से लेकर 43,000 किलोमीटर तक हाइट तक उसको ले जाया जाता है और उसके मुताबिक रॉकेट की फ्यूल भरी जाती है। और पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली छोड़ दिया जाता है। और हॉरिजॉन्टल छोड़ने का मतलब ये होता है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसका क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ताकि वो सिर्फ उसको
दायरे में घुमा दे। So whenever a force is perpendicular to the direction of motion, that force will only change the direction of motion, as we have discussed in the case of centripetal force. और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रोल प्ले करता है सेंटीपीटल फोर्स का. सो ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर प्लेज द रोल ऑफ सेंटीपीटल फोर्स. Simply, if you throw an object with a smaller speed, it falls towards the earth. When you increase the speed, the curvature increases. When you increase the speed, the curvature increases. There is a particular speed at which the earth curvature, at which the curvature of the particle becomes equal, the curvature of motion of a particle becomes equal to the curvature of the earth, then the particle will start orbiting around the earth. उसको ज़मीन के नज़दीक इसलिए नहीं छोड़ा जाता, because of the air resistance, satellite will lose energy and will fall again to the earth. Then either you will have to fuel and refuel the satellite, which will cost too much. For that purpose, satellite is taken to a height where air resistance is almost negligible, so that its motion is not affected, its stability is not affected by the air resistance, and it is continuously revolving around the earth for a very long period of time. सैटेलाइट को ज़मीन के नज़दीक इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि ज़मीन के नज़दीक एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से सैटेलाइट जो है क्या करेगा, इसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और आखिरकार ज़मीन पे गिर जाएगा. जब गिर जाएगा तो बहुत लॉस, बहुत कॉस्टली होता है, तो बहुत ज़्यादा इकानमी लॉस होगी कंट्रीज़ के लिए. या तो फिर सैटेलाइट को अगर ज़मीन के नज़दीक रखना है तो आपने उसके फ्यूलिंग सिस्टम करना होगा, बार बार फ्यूल और रीफ्यूल करना होगा, वो भी बड़ा मसला है, वो भी इकानमी के लिए बहुत बड़ा दचका होता है. तो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पे जो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस आलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, वहाँ पर ले जाया जाता है और ग्रेविटी कमज़ोर होती है और उसको छोड़ा जाता है एक पर्टिकुलर वेलासिटी से, और उस पर्टिकुलर वेलासिटी को हम ऑर्बिटल वेलासिटी कहते हैं, जिस पे ये अर्थ के गिर्द घूमना शुरू कर देता है. तो दैट इज़ हाउ सैटेलाइट इज़ बीइंग लॉन्च्ड एंड व्हाई वी लॉन्च इट एट high altitudes, and I have cleared that for you people. Now come for the expression of the orbital speed of the satellite. Orbital speed of the satellite, expression for the orbital speed of the satellite. Orbital speed means the speed with which the satellite is revolving around the earth is called orbital speed of satellite. Artificial satellite is taken to predetermined heights with the help of rockets and projected horizontally as shown in figure. You see, this satellite of mass m is thrown horizontally like that, so that the gravitational force become perpendicular to it. So the gravitational force will be perpendicular to the motion of the satellite each and every instant. So the satellite will start rotating around the earth with a particular speed, which we call orbital speed of the satellite. सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, इसको हमने हॉरिजॉन्टली फेंक दिया है. हॉरिजॉन्टल फेंकने का मतलब ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसका परपेंडिकुलर हो जाए, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है तो ये फोर्स सैटेलाइट की मोशन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेगा और सैटेलाइट को घुमाएगा कहाँ पर, गोल दायरे में अर्थ के गिर्द. अगर ये सैटेलाइट इधर है, या अगर इधर आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो जाएगा, अगर इधर आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही हो जाएगा. इसी तरह हर लम्हे पर ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर होता है मोशन ऑफ द सैटेलाइट का. नाउ हमने फेंक दिया हॉरिजॉन्टली, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सैटेलाइट. जिस तरह हमने अभी डिस्कस कर दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर हो जाता है किसका, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट का. This perpendicular force is responsible for circular motion of the satellite around the
अर्थ। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। In order to give stability to the orbit of the satellite, centrifugal force and centripetal force are equal in magnitude to each other at every instant. Now come to the orbital speed. Suppose V naught be the orbital speed of the satellite, me be the mass of the earth, small m be the mass of the satellite, h be the height of the satellite to which it has been thrown, and re plus h is equal to r. So that is r. You see this is re, radius of the earth, and this is h. The total distance, that is re plus h, is named as r. Re plus h is equal to r. So r is equal to re plus h is the distance of satellite from center of earth. We know that the centripetal force here is gravitational force. So Fc is equal to Fg, and we have already done before, centripetal force is equal to mv square divided by r, mv naught square by r. V naught means orbital speed, and the gravitational force is equal to gmem by r square, which is providing this centripetal force. यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी को रिवॉल्व करता है दायरे में, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो Fc इज इक्वल टू Fg के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू gme square by r is equal to gmem by r square. Small m and small m will cancel, so we will get vo square is equal to gme divided by r. So taking square root of both sides, we get vo is equal to gme divided by r under root r gme divided by re plus h. Thus orbital speed depends upon mass of the earth or mass of the planet and doesn't depend upon the mass of the satellite. Mass of the satellite पे depend नहीं करता. Now the orbital speed is independent of the mass of the satellite. As we know that g is equal to gme by r square, small g gravitational acceleration is equal to gme divided by r square. So on rearranging we get gme is equal to g r square. हमने उसको रीअरेंज कर दिया और ये आ गया, तो vo आ जाएगा आपके पास, gme की जगह आप कीमत डाल लो, जी आर स्क्वायर डाल लो, तो ये देखो जी आर स्क्वायर, ये आया जी आर अंडर रूट, जी आर अंडर दी रूट आ जाएगा. So that gives you the orbital speed of the satellite. So knowing re plus h is equal to r, we can calculate the orbital speed of the satellite. The minimum speed, because the minimum speed needed to put the satellite into orbit is called orbital or critical speed of the satellite. वो कम से कम स्पीड जो कि सैटेलाइट को दायरे में घूमने पे मजबूर करता है, उसको हम ऑर्बिटल स्पीड या क्रिटिकल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कहते हैं. The higher is the satellite, the lower will be the orbital speed and large will be its time period and vice versa. Satellites closer to Earth are at about 400 kilometers, 4,000 from Earth's surface, and depends upon where you are sending the satellite. That height should be determined from the very beginning. देखो सैटेलाइट के बारे में हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है. हमने कहा कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होते हैं, तो आपने देखा कि एम वी स्क्वायर बाई आर जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर आ गया, तो सी वी ओ स्क्वायर ये आ गया और वी ओ आ गया जी ए एम ई एम बाई आर ई प्लस एच. फिर उसको पुटिंग की कुछ, तो इससे आपके पास ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट आ गया जी आर अंडर दी रूट. दैट गिव्स यू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट.
Now come to few MCQs about that topic, that is satellite. The ratio of escape speed to orbital speed is, we have already done in chapter of work the escape velocity, and we know that escape velocity was equal to 2gr under the root, 2gr under the root, 2gr under the root, and orbital velocity here you see that is gr under root, gr under root. So you get under root 2 vo, under root 2 vo. तो इसका मतलब ये हो गया कि एस्केप वेलासिटी वो वेलासिटी होती हैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए तो वो अर्थ के सरफेस से आज़ाद हो जाता है, अर्थ की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाता है। नाम से ज़ाहिर है इसका एस्केप का मतलब है आज़ाद होना। एस्केप वेलासिटी is the velocity, initial velocity given to an object such that the object is no more influenced by the earth gravity is called escape velocity, and it is equal to 2gr under root. So orbital velocity and escape velocity are linked by under root 2 vo. Escape velocity is under root 2 times is orbital velocity. So escape velocity must be greater than the orbital velocity because you are going to let it escape from the orbit. You are going to let it escape from the orbit. So that was one. So that is the relation. Now come to another one. The orbital speed of satellite is independent of, we have done before, since the orbital speed is equal to gr under root, there is nothing about the mass of the satellite. So independent of the mass of the satellite is your answer, Now come to geostationary satellite. Geostationary satellite. A geostationary satellite is an earth orbiting satellite having time period equal to the earth spent time period. Geostationary satellite is the satellite that is at rest with respect to the earth based observer. You see, this is a satellite and I am there, or I am there. If the satellite is revolving, earth is also going like that. This satellite is always at the same position to the earth based observer. So if any satellite that is not changing its position with respect to earth based observer, that is called geostationary satellite. Like two cars are traveling at the same speed, then the two cars are at rest with respect to each other. Similarly, if the earth is spinning and the satellite is also rotating with that speed, satellite also complete its vibration in 24 hours with that of the earth, then that satellite will always be staying at the same position. Geostationary satellite वो सैटेलाइट होते हैं जो कि अर्थ पे जो ऑब्जर्व होता है उसके लिहाज से रेस्ट में होता है, और ये सैटेलाइट आपको 24 आवर इन्फॉर्मेशन देगी। अगर उसका स्पीड तेज़ या स्लो है तो जिस वक्त ये अर्थ पे होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अर्थ के इस सरफेस पे होगा तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अर्थ के दूसरे सरफेस पे होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी दूसरे सरफेस के, क्योंकि अर्थ फुटबॉल की तरह है, इस पर हर तरफ जो है वो आबादी है, तो दूसरे साइड के लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर सैटेलाइट इधर हैं तो इधर के लोगों को इन्फॉर्मेशन देगी, अगर दूसरे पे चला गया तो दूसरे को मिलेगी। इसलिए सैटेलाइट को हमेशा, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमेशा आपकी फेस पर रहेगी, आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या हो गए? वो सैटेलाइट जो कि अर्थ के मकीनों के लिए, अर्थ के रहने वालों के लिए हमेशा अपनी जगह पर रहती है और अपनी जगह को तब्दील नहीं करती, इसको जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। द सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ रोटेट्स, i.e. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और सैटेलाइट को भी वेस्ट टू ईस्ट से वो करोगे उसी स्पीड से जिस पे अर्थ रोटेट कर रही है, ताकि ये एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में रहे। सच सैटेलाइट्स आर ऑलवेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, i.e. its time period is 24 hour.
Earth complete its spans in 24 hours, so the satellite must revolve around the Earth in 24 hours to be at rest with respect to the Earth based observer. तो ये हो गया आपको पता है अभी हमने किया था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अभी हमने ऊपर किया VO इज इक्वल टू GMEM/R, वेयर R इज इक्वल टू RE प्लस H. This speed must be equal to the average speed of the satellite in one day. Why? Because we want that this satellite should stay at the same face of the Earth as you are, and for that you must equalizes the speed of that satellite to the span speed of the Earth so that it remains on the surface of the Earth. So, orbital speed of the satellite, that is S by T, VO is equal to S by T. You know that S is equal to VT, S is equal to VT. From that formula, VO is equal to S by T. In one revolution, the circumference is 2 pi r and T is equal to time period. Now, VO will become, इसकी जगह अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो इस क्या होगा 2 पाई r होगा, और ये T क्या होगा टाइम पीरियड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड के बराबर होता है. नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 दैट विद इक्वेशन 2 which is that one. From that we get 2 pi r divided by T is equal to GME/R. Squaring both sides we get 4 pi square r square divided by T square, which is equal to GMEM divided by R. On rearranging, we get 4 pi square r cube GME T square. R multiplied by r square will be r cube. R multiplied by r square will be r cube. Now, r cube is equal to GMEM T square by 4 pi square. R cube is taking 1 over 3 of both sides, r cube by 1 by 3, and here you see here also you have done the same procedure as you have done over here, 1 over 3, taking 1 over 3 of both sides. So, that will come out to be r. R is equal to GMEM T square 4 pi square whole power 1 over 3. R is equal to RE plus H. So, that will give you RE plus H is equal to that much. Insert the values of G, which is 6.67, 10 to the power minus 11 Newton meter per kg square. Mass of the earth, which is 6 multiplied by 10 to the power 4. Time period of the earth, T 24 multiplied by 3600 seconds, and pi, which is 3.14. So, we will get RE plus H 4.23 multiplied by 10 to the power 4 kilometer, and from this H is equal to 4.23 multiplied by 10 to the power 4 kilometer minus RE. Simple calculation, simple mathematics. So, H will come out to be 4.23 multiplied by 10 to the power 4 kilometer minus 6.4 into 10 to the power 3 kilometer, which is earth radius. H comes out to be that one after solution 35.9 multiplied by 10 to the power 3 kilometer, round about 36,000 kilometer, 36. So, geostationary satellites are usually launched at 36,000 kilometer altitude, at about 6,000 kilometer altitudes. The minimum number of satellite that gives information about the whole of the earth can be 3 if they are oriented at 20 degree each with one another. मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट जो कि सारे अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं वो 3, अगर उसको सैटेलाइट जो है हज़ारों में भेज दिए गए हैं, हर एक सैटेलाइट का अपना अपना ऑर्बिट होता है और ये ऑर्बिट इंटरनेशनली असाइंड होते हैं. ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदा उसमें छोड़ता जाए और सैटेलाइट जो है वो फेंकता जाए, तो उसमें फ़िज़ा में सैटेलाइट की टकराव होगी और जब तक आपको प्रॉपर परमिशन नहीं मिलेगी तो आप सैटेलाइट को अपनी मर्ज़ी से लॉन्च नहीं कर सकते.
Now come to few MCQs about geostationary satellite. Geostationary satellites orbits from west to east because Earth is spinning from west to east. In order to be stationary, the satellite should also move with the same speed as the Earth to be positioned at the same place. So, satellite must orbit from west to east. Satellite revolves around the Earth for a long time due to what? For a long time due to gravitational force, gravitational pull. Gravity is always perpendicular to. Now we have discussed about the launching of the satellite as well as how they orbit in the satellite. See the video clips of that one, how that is being launched. सबसे पहले launching of satellite को देख लो. Have ignition, liftoff of an island proton from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan with Inmarsat-5 F3 satellite on board. Oh, it's a very complicated effort. You've got a rocket that weighs over 1 million pounds. You have the booster vehicle, which has 3 stages of the proton boost. That essentially drops off the upper stage, which is the BRIES-M upper stage. 14 or 15 hours later, the satellite is separated from the final stage of the rocket. We then receive telemetry and at our control center here, and then we go through a long process of raising the satellite orbit up to geostationary. We have our Mission Control Center in El Segundo, California, and after launch, when the rocket drops us off, engineers then take control of the satellite and take the satellite to its final location on orbit. At that point, you're in what they call a highly elliptical orbit. So the next phase of the mission is to start doing. आपने देखा कि किस तरह horizontally उसको छोड़ा जाता है. अब देखो इसका process procedure ज़रा देख लो कि how does. To understand satellite TV broadcasting properly, we first need to have some basic knowledge about the parts of a satellite and how a satellite moves. As you can see, the Earth revolves around the Sun in an elliptical orbit, and the Earth also turns on its own axis. You can see that this axis of rotation is not perpendicular to the elliptical orbit surface, but slightly inclined as shown. For satellite TV to work, the satellite should not move relative to your house. This means that the satellite should rotate at the same speed as that of the Earth, which means it will take 24 hours to complete one cycle. Let's work out the force balance equation of the gravitational and centrifugal forces at this point, using this speed information. You can see that the orbital radius required to achieve the no relative motion condition for the satellite is exactly 42,164 kilometers. This orbit is known as a geostationary orbit. All satellites used for satellite TV purposes should be parked in this orbit. And this visual shows how crowded the geostationary belt has become nowadays. Now, let's find out a few things about the satellite itself. The energy required for a satellite mostly comes from its solar panels. However, if the satellite is not facing the sun, a battery pack helps to continue its operations. It is interesting to note that satellites have small engines called thrusters. The gravitational field experienced by a satellite is not uniform due to irregularities on the Earth's surface and the presence of the Moon and the Sun. The thruster produces a very minute amount of force to always keep the orientation and position of the satellite correct. The most important part of a satellite for communication purposes is the transponder. The transponders receive signals from the base station at one frequency, amplify the power of the signal, remove any noise, and transmit it back to Earth at a different frequency. The uplink frequency is always higher than the downlink frequency. You can see antennas of different frequency bands. For D2H, the Ku band frequency is generally used. These Ku band signals have good power, which allows a smaller size receiver antenna.
In the past, C-band signals, which have lower energy, were used for television communications, and that's why huge antennas were used in those earlier days. However, Ku-band signals are affected by rain, so scientists have had to overcome this issue with improvements in satellite technology. Now that we have some basic information, let's see how hundreds of TV channels reach to your home via the satellite TV technology. Consider the case of this TV channel, CNN. They have a video production facility and keep on producing content for mass viewing 24/7. We call them a program source. This channel needs to be available at the same time on many satellite TV broadcasters' networks. We call them DBS providers. To achieve this, CNN just beams their signal to their rented transponder in its geostationary orbit. It should be noted that before sending the video signals, the program source inserts advertisements at suitable points, and this is the first source of income for the channel. Now the CNN signal is commonly available at one point, and any DBS provider can access the signal once they have made a business agreement with the program source. Similarly, the DBS provider collects signals from many such channels or program sources. At their So you have seen that how the things are being communicated, what is the importance of the satellite, how they revolutionized our life. हम जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमें डिटेक्ट किया जाता है बिकॉज जीपीएस सिस्टम के ज़रिए से, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो होता है बहुत एक्यूरेसी के साथ कि कहाँ पर हैं. और सैटेलाइट आपने देख लिए कि मेनली टेलीकम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, आपको गाइड करने के लिए, वेदर यानी पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द सैटेलाइट एंड व्हाट रोल डज सैटेलाइट प्ले. बस सैटेलाइट की कंक्लूजन ये हो गई कि सैटेलाइट क्या होते हैं, हर छोटी ऑब्जेक्ट जो बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करती हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द बिगर वन. तो छोटी चीज़ को बड़े ऑब्जेक्ट का सैटेलाइट कहा जाता है. सैटेलाइट टू टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट, जिस तरह इलेक्ट्रॉन नेचुरल सैटेलाइट है न्यूक्लियस का, अर्थ नेचुरल सैटेलाइट है सन का, मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का. इस तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो कि इंसान अपने मुख्तलिफ़ मकासद के लिए बनाता है, टेलीकम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, सर्वेलेंस हो, और इस तरह बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल. इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिटल स्पीड है वो VO = GME डिवाइडेड बाई R अंडर रूट के बराबर होती हैं, या GR अंडर रूट के बराबर होती हैं. और फिर हमने कहा कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द सैटेलाइट का, मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है. फिर हमने कहा कि ये ऑर्बिटल स्पीड होती क्या है, ये एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जिस पे एक ऑब्जेक्ट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दे. अब अगर उस स्पीड को थोड़ा बढ़ा दें तो हो सकता है कि ये सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी से निकल जाए, फिर हमारे काम नहीं रहेगा. सो दैट वाज व्हाट अबाउट द सैटेलाइट एंड दैट वाज द end of this lecture. Thank you very much. God bless you.